हेलो एवरीवन। सोशल साइंस के सिविक्स में चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें क्यों है। ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सो लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में क्लास सेवेंथ में हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट होती है इसके थ्री ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना। दूसरी बॉडी होती है, ऑर्गन होती है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है बनाए गए कानून को लागू कराना। और तीसरी ऑर्गन जो होती है उसको बोलते हैं ज्यूडिशरी। किसी भी विवाद की स्थिति में, डिस्ट्रीब्यूट की स्थिति में उन मामलों का निपटारा करती है ज्यूडिशरी। ये जो फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट के बारे में हमने बात किया था। इंडिया की जो पार्लियामेंट है दिल्ली में है और इसमें टू हाउसेस होती हैं। फर्स्ट को बोलते हैं लोअर हाउस या लोकसभा और सेकंड को बोलते हैं अपर हाउस या राज्यसभा। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिर हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है ही क्यों। क्या कोई भी कानून डायरेक्ट गवर्नमेंट बना के हमारे ऊपर लागू नहीं कर सकती? हमें पार्लियामेंट की ही क्या ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाना है, लॉ बनाना है तो उसको लाएं, वहाँ डिस्कस करें। इससे क्या हमें बेनिफिट होने वाला है, क्यों ज़रूरत है? तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला ये गया है कि इंडिया जो की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये बोला गया है कि इंडियन सोसाइटी या इंडियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, यानी डेमोक्रेसी होगी इंडिया में। तो डेमोक्रेसी होने का मतलब है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग राइट मिलेगा। तो वो ये वोटिंग राइट इन्हीं जितने सिटीजन्स होते हैं ये इनेबल करता है लोगों को क्या करें कि कंट्री के अंदर कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये पार्टिसिपेशन वाला काम कैसे होता है? जितने इंडियन सिटीजन्स होते हैं उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है। वो वोट के द्वारा अपने मेंबर्स को चुन के हैं। तो जो मेंबर्स का जो इलेक्शन करते हैं उनको बोलते हैं एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबर्स सारे लोग पहुंचते हैं कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में ये जितने मेंबर्स पहुंचे ये लोग किसी भी लॉ के ऊपर डिस्कस करते हैं, बहुत सारा डिबेट करते हैं, उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकाल करके कोई भी एक नॉर्मल सा रूल बनाया जाता है कि हाँ वो जो पूरे कंट्री के ऊपर में लागू होता है। तो इन एमपीज को चुनने का जो राइट है ये किसके पास है? सिंपल सा बात है, इंडियन सिटीजन्स के पास में। तो ये पार्लियामेंट ही एक ऐसी बॉडी होती है जो जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको क्या करती है, इनेबल कर रही है, एक तरीके से उनको ये शक्ति प्रदान कर रही है कि वो डिसीजन मेकिंग्स में पार्ट करें। पार्लियामेंट नहीं होता, ये अगर मेंबर चुन को नहीं भेजते तो इंडियंस इंडियंस का पार्टिसिपेशन हमको कैसे दिखता? तो पार्लियामेंट ही वो एक तरीके से एक बॉडी है जो हमें रिप्रेजेंट करती है कि हाँ इंडियंस के पास वो सिटीजन्स थी, पावर्स थी, जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके, इस पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने एमपीज़ को चुना और ये एमपीज़ कहाँ पहुँचे? पार्लियामेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हो गई कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, ये गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं। दूसरा क्या रखते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं कि गवर्नमेंट अपने मनमाने तरीके से काम नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो भी इनके प्रावधान हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है वो गवर्नमेंट पे लागू होती है। तो दो फायदे होते हैं। ये इनेबल करने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। जितने लोगों को भी इंडियन पब्लिक, इंडियन जो सिटीजन्स है उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग मिल करके जिनको मेजॉरिटी वोट से वो जीतते हैं तो वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और जो हार जाते हैं, जो जो पार्लियामेंट में जीत के गए बट उनकी पार्टी को उतने वोट नहीं मिल पाए, उतनी सीटें नहीं वो जीत पाए कि वो गवर्नमेंट फॉर्मेट कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? अपोजिशन बोलते हैं। अपोजिशन ही तो बोलते हैं इनको। माइनॉरिटी पार्टी बोल लिया, अपोजिशन बोल लीजिए। जिनको मेजॉरिटी वोट से वो जीतते हैं, ज़्यादा सीटें वो जीते, उनको वो गवर्नमेंट बनाए। और जो अपोजिशंस वाले होते हैं वो भी पार्लियामेंट में गए। ये नहीं, दो साइड हो गया। पार्लियामेंट के अंदर में दो पिलर्स हो जाते हैं हर साल इलेक्शन में। एक वो पिलर है जिनको मेजॉरिटी सीटें मिली, उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया। तो वो ये क्या करेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कानून लाई, ये हमें प्रावधान करने हैं, ये लाते हैं। दूसरे जो लोग जीत के गए थे, एमपी जीत के गए बट वो गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट से बाहर है, अपोजिशंस वाले कहलाते हैं, वो दूसरे पिलर का काम करते हैं।
तो गवर्नमेंट कोई भी जब नया काम स्टार्ट करती है, कोई भी नया कानून, लेट्स से कि अभी कोविड के टाइम पे इंडिया में जैसे कि ऑर्डिनेंसेस कुछ लाई गई थी, हेल्थ इमरजेंसी के सिचुएशंस थी, तो लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है, इसके लिए मान लिया कि इससे रिलेटेड कोई भी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में लाया गया, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि हम ये करेंगे, हमसे ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, 50 फ़ायदे गिनाएंगे। अपोजिशंस क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, अपोजिशन इन पे क्वेश्चंस करती हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे कि आप ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हो, कानून बनाने की बात कर रहे हो, जो प्रपोजल ला रहे हो, इससे ये नुकसान भी है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या बनता है, दबाव बनता है कि वो अपनी मनमाने तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो पहला जो दो पिलर्स बने, इसको अच्छे से समझिए, दो पिलर्स बने, एक गवर्नमेंट का साइड का और दूसरे हो गया अपोजिशन साइड के। दोनों लोगों को चुना किसने, गवर्न इंडियन सिटीजन्स ने। तो जो फर्स्ट पिलर है, ये क्या काम कर रहा है, डिसीजंस मेकर में पार्टिसिपेट हो गया। और दूसरे पिलर से क्या इनको फ़ायदा मिल गया कि ये गवर्नमेंट के ऊपर में कंट्रोल कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं, अपने अपने क्वेश्चन पूछ करके, कि आप ये बताइए जब ये आप ऑर्डिनेंस लाएंगे तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी इंडिया में। अभी पार्लियामेंट की बात, एक एग्जांपल देते हैं। जब ये लॉकडाउन लगा था तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें जो भी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं उनको ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। तो अभी जब मानसून सेशन स्टार्ट हो गया है पार्लियामेंट का, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अब उसको लॉ लाने के लिए एक अपना बिल ला दिएगा पार्लियामेंट में। तो ये बिल ला दिए, तो जो अपोजिशन पार्टी में जैसे आपकी कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, ये जो पार्टियां इनका विरोध कर रही हैं, इसको कह रही हैं कि आप इससे जो है, जो फार्मर्स है उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाएगी, इसलिए फार्मर्स को इससे ज़्यादा नुकसान है, इसलिए आप इसको क्या कर लीजिए, वापस करा लीजिए, आप इस कानून को मत बने। तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि इसको, इस बिल को पारित कराएं कि नहीं कराएं। तो दो तरीके से जो इंडियन सिटीजन्स है उनका जो है गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से क्या हो गया, वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर लिए और गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल भी कर लिए, कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव भी है कि सिटीजन्स के खिलाफ कोई एक्शन ना लेंगे। समझ गए, इसलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये मेन रीजन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि आखिर जो पीपल्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको ये राइट क्यों दिया जाए डिसाइड करने का, उनको ये राइट्स क्यों दिया जाए कि कंट्री में क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको क्यों डिसाइड किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये रीज़न है कि जब हम इंडिपेंडेंस से पहले, अब ज़रा सोचिए, हमारे वहाँ ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स जब भी थे, जो भी 2 या 250 सालों तक इंडिया में थे, तो उन्होंने अपनी मनमानी करी, लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके पास राइट्स नहीं थे। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या दिया, अपने 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 स्ट्रगल किया उसके लिए, और स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बाद में कहीं जाके हमको क्या मिली, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिली। तो इसके बीच में कुछ आइडिया भी आए, फ्रीडम का मतलब लोगों ने समझा, फ्रीडम की मतलब, फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, इक्वालिटी को समझा, ये इसकी आइडिया से परिचित हुए कि इक्वालिटी का मतलब सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। पार्टिसिपेशन का मतलब समझा कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन सच में होना चाहिए, अगर नहीं है तो इससे क्या नुकसान है। जैसे कि ब्रिटिशर्स को कोई भी जैसे कि कानून लाना था इंडिया में, तो इंडियन से परमिशन नहीं मांगते थे, ब्रिटिश की पार्लियामेंट उस कानून को बनाती थी, इंडिया में लाके लागू करा देती थी। तो यहाँ पे इंडियंस को, इंडियंस के लिए ही नियम बनाने के लिए उनका पार्टिसिपेशन नहीं ले, उनको डिनाई कर दिया जाता था। तो इंडियंस जो लीडर्स थे उनको लगा कि नहीं, हम अगर इंडियंस हैं, हमारे ऊपर अगर आपको रूलिंग करनी है, तो डिसीजंस मेकिंग में हमें भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, हमको भी उस इक्वालिटी का दर्जा मिलना चाहिए, हमें भी वो फ्रीडम मिलनी चाहिए कि हम क्या कर सकें, रैलियां निकाल सकें, स्ट्राइक कर सकें, ठीक है, अपने हमारा जो फ्रीडम है उसको एक्सप्रेस करने का, हमारे पास जो थॉट्स आ रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने का हमारे पास राइट्स हो। तो इसकी सब सारी चीज़ें बात हो रही थी। तो जितने लीडर्स थे उनके दिमाग में यही था कि जब भी अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ के जाएंगे, तो हमारा जो कंट्री होगा एज लाइक होगा कि हम सबको फ्रीडम देंगे, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, और जितने सिटीजन्स होंगे वो डिसीजन मेकिंग में उनका भी पार्टिसिपेशन हम 5% लें या 10% लें, लेंगे ज़रूर, उनका ये सोचना था। तो
इसके पीछे यही रीजन है कि इसीलिए लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो इंडिया में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट ये है, दूसरा रीजन ये है कि जब तक ये कॉलोनियल रूल था, यानी ब्रिटिशर्स हमारे वहाँ थे, तो लोगों के पास क्या नहीं था, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की पावर थी ही नहीं, पावर थी ही नहीं, लोगों के पास पावर थी नहीं। तो इसीलिए जितने भी हमारे लीडर्स थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या कर दिया कि गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ क्या करते थे, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट, सिंपल सा बात है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करती थी। तो जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए जाते थे, तो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, नेशनल लीडर्स थे, वो क्या करते थे, इसका अपोज करते थे, विरोध करते थे, और अपनी डिमांड उनके सामने रखते थे कि देखिए यार, हम भी ह्यूमंस हैं, हमारे पास भी कुछ राइट्स दो, हमें भी यार टैक्स जो है उसके रेट्स को कम करिए, हमें भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने उसके लिए राइट हो, हमें क्या बिजनेस करना है, कहाँ जाना है, कहीं ना जाने, हमारे पास राइट्स हो, डिमांड उनके सामने रखते थे। थर्ड, इसके पीछे ये रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था तो उसमें ये बोला गया कि जब भी हमारा इंडिपेंडेंट एक इंडिया बनेगा, तो उसमें हम एक प्रिंसिपल रखेंगे, प्रिंसिपल इन सेंस एक सिद्धांत ऐसा बनाएंगे कि जितने हमारे वहाँ लोग होंगे उनको यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाए, यानी जितने भी सिटीजन्स हैं उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा, वोटिंग राइट दिया जाएगा। ब्रिटिशर्स भी थे, वो हमारे वहाँ जब गवर्नमेंट में थे, तो केवल उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट देते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, किसी राजघराने से बिलोंग करते थे, या कुछ एजुकेटेड जो सोसाइटी थे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, उस टाइम के लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, उनको वोटिंग राइट मिलता था। दिया, ब्रिटिशर्स ने दिया था। अगर हल्का फुल्का जो भी प्रोविंशियल्स इलेक्शंस होते थे उनके टाइम में भी होते थे, वैसे तो इलेक्शन 1871 से स्टार्ट हो गया था, बट धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को राइट नहीं दिया गया। तो 1871 में इलेक्शन स्टार्ट हुआ और 1947 में गए। तो इतने सालों तक केवल एक, आप बोल सकते हैं कि पूरे पॉपुलेशन जो थी उसके 2 से 3% पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट था। तो जो हमारे लीडर्स थे उनका ये सोचना था, अरे नहीं, गवर्नमेंट अगर एक कंट्री है, कंट्री लोगों से बनती है ना, तो सारे लोगों के पास ये राइट तो कम से कम हो कि वो उनके मन पसंदीदा कौन से लीडर हैं जो पार्लियामेंट में जाने चाहिए। डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो कौन से लीडर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारा राइट आप किसको दो, सिटीजन्स को दो। सिटीजन्स के पास ये राइट हो, किसको रखना है किसको हटाना है, ये सारा सिटीजन्स डिसाइड करेंगे। तो यही थ्री मेन रीजंस हैं, जिसके थ्री मेन रीजंस हैं कि जो भी हमारे एमपीज होते हैं उनको चुनने का राइट जो है किसके पास है, हमारी इंडियन सोसाइटी के जो लोग हैं उनके पास ही है। इसी इसके पीछे मेन रीजन था। समझ गए? इसके आगे की बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।